मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे गुल्ली डंडा कहानी के अंतर्गत व्याकरण में वाद विवाद लेखन, है ना। देखिए पेज नंबर 73 आपको निकालना है, जिसमें वाद विवाद जो लेखन है उसको किस प्रकार से बनाया जाता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए पहले आपने पाठ गुल्ली डंडा पढ़ा, जिसमें स्वयं लेखक और गया दोनों में वाद विवाद होता है, यानी कि लड़ाई झगड़ा होता है, बात होती है। क्या आप जानते हैं कि साहित्य में वाद विवाद एक विधा है ना। इसमें दो पक्ष किसी मुद्दे के समर्थन और विरोध में अपना मत व्यक्त करते हैं, है ना। कोई बोलता है ये अच्छा है और कोई बोलता है, दूसरा पक्ष क्या बोलता है, विपक्ष वाला ये बुरा है, और किस कारण से बुरा है किस कारण से अच्छा है वो भी वे बताते हैं। क्या आपने कभी वाद विवाद किया है अथवा उसमें हिस्सा लिया है? क्या आपको पता है कि वाद विवाद भी एक कला है ना। इस पाठ में हम वाद विवाद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। वाद विवाद किसी विषय पर चर्चा की एक औपचारिक विधि है ना, औपचारिकता निभाती है ना। आपने समाचार लेख चैनलों पर भी अनेक विचारकों को किसी विषय पर आपस में वाद विवाद करते देखा व सुना होगा। जब दिए गए विषय के पक्ष या विपक्ष में विचार प्रस्तुत किया जाता है, जब जो भी विषय दिया जाता है उसमें पक्ष और विपक्ष में यानी उसकी अच्छाई बुराई और क्यों है वो प्रस्तुत किया जाता है, वो क्या कहलाता है, वाद विवाद कहलाता है। अब सबसे पहले देखिए वाद विवाद की विशेषताएं, कौन कौन सी वाद विवाद की विशेषता है। फर्स्ट में देखिए वाद विवाद में कम से कम दो प्रतिभागी होते हैं, एक पक्ष का और एक विपक्ष का, जो अपने विचार प्रस्तुत करता है। सेकंड वाला है वाद विवाद में अपने पक्ष में उचित तर्क का समर्थन करते हुए बोलना होता है। जो हम बोल रहे हैं कि वो अच्छा है तो क्यों अच्छा है, और क्यों, अगर जो बुरा है तो क्यों बुरा है, तो जिसे सुनकर श्रोता प्रभावित हो जाए, इस प्रकार से हमको बोलना चाहिए। तीसरा है वाद विवाद में भाषण की ही भांति सभा को ही संबोधित करना होता है। जो सभा रहती है उसको संबोधित करना है होता है, ना कि अपने प्रतिभागी को, यानी जो बैठे हुए लोग रहते हैं उसको अपना संबोधित करना था। लेकिन आवश्यकता अनुसार वक्ता अपने प्रतिभागियों को भी संबोधित करता है। कभी कभी जरूरत पड़ने पर जो विपक्ष का होता है उसे भी संबोधित करता है। जैसे मैं जानना चाहूंगा अपने विपक्षी वक्ताओं से, जो इसके विपक्ष में उनसे ऐसे इस प्रकार से भी वह बोलता है। वाद विवाद में किसी भी प्रतिभागी की व्यक्तिगत रूप से निंदा नहीं करनी चाहिए कि ये इस प्रकार से है, गलत है तो क्यों है, तो एक विशेष व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। वाद विवाद में वक्ता आकर्षक, प्रभावशाली व रोचक भाषा का प्रयोग करता है ना। भाषा कैसी होनी चाहिए, वक्ता की आकर्षक और प्रभावशाली, रोचक होनी चाहिए। अब अगला देखिए वाद विवाद लेखन संबंधी ध्यान देने योग्य बातें, उसमें क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं। सबसे पहले देखिए वाद विवाद के लिए सर्वप्रथम दिए गए विषय से संबंधित पक्ष अथवा विपक्ष का चुनाव करते हुए मुख्य बिंदु को लिख लेना चाहिए, है ना, कि क्या क्या पक्ष में लिखना चाहिए और क्या क्या विपक्ष में। वाद विवाद के विषय को महत्वपूर्ण तथ्यों व प्रमाणों के साथ लिखना चाहिए, है ना। वाद विवाद में अपने पक्ष को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न विचारों व मतों का क्रमवार लिखना चाहिए। उसके बाद पेज पलट दीजिए। अब देखिए अगला वाद विवाद में सरल सहज अवसरानुकूल शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए वाद विवाद का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है, उसको सबसे पहले संबोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है, फिर विभिन्न तर्कों व मजबूत तथ्यों के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए। थर्ड में है इसमें आवश्यकता अनुसार विपक्षी वक्ताओं को संबोधित करना चाहिए। विषय के अनुरूप वाणी के उतार चढ़ाव का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला सरल सहज एवं विषयानुकूल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। फिर अंत में धन्यवाद भी करना चाहिए। अब देखिए बचपन से ही बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देनी चाहिए, ये सही है या गलत है, तो इसके पक्ष में हमको तर्क देना है और विपक्ष में। तो सबसे पहले देखिए पक्ष में ये विषय में एक व्यक्ति है वो बोल रहा है, बोलता है मैं मान्यवर, इसको बोलने की शुरुआत कैसे करती, मान्यवर मैं विषय बचपन से ही बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देनी चाहिए, इससे सहमत हूँ, यानी बोलता है ये मेरे लिए सहमत है। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। कंप्यूटर का आविष्कार मानव का वह हथियार है जिसने मानव जीवन को सरल व सुगम बना दिया है। आज कंप्यूटर के प्रयोग से मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य आदि में विकास की गति बढ़ी है। इसी कारण हमें बचपन से ही अपने बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देनी चाहिए। अब हम कंप्यूटर की आवश्यकता और उसके लाभ को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ जानते हैं। फर्स्ट में है आज सभी जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि यह मुश्किल कामों को भी मनुष्य की तुलना में बहुत अच्छी तरह से
वह कम समय में करता है। सेकेंड, यदि आपको कुछ भी जानना हो तो आप पल भर में ही स्रोत सहित सारी जानकारी बहुत आसानी से पा लेते हैं। थर्ड में, आज हम अपने घर के छोटे से छोटे काम को भी घर बैठे कर सकते हैं, जैसे बिजली पानी का बिल जमा करना आदि। शिक्षा, अगला देखो, शिक्षा, चिकित्सा व बैंकिंग में कंप्यूटर के प्रयोग ने लोगों के जीवन को और अधिक सरल व सुगम बना दिया है। जैसे आज हम घर बैठे बैठे अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं व पा भी सकते हैं। अब हमें अपनी दवाइयों के लिए भी दवाई की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है, अभी तो हम इसे घर बैठे बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं। पहले हमें पैसे भेजने अथवा निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता था, लेकिन कंप्यूटर के आने से हम कंप्यूटर या मोबाइल की सहायता से यह कार्य बहुत ही सरलता से कर लेते हैं। अब आगे देखिए, हम सभी कंप्यूटर पर अनेक जानकारियों को सुरक्षित रख सकते हैं व आवश्यकता पड़ने पर उसे स्वयं भी देख सकते हैं तथा उसका उपयोग कर सकते हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि कंप्यूटर ने हमारे जीवन की दिशा बदल दी है तथा हमारे जीवन को अत्यंत सुखी व सुविधापूर्ण बना दिया। अब देखिए विपक्ष वाला जो है वो क्या बोल रहा है। देखिए, मैं किसे बचपन से ही बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देनी चाहिए से असहमत हूँ, यानी वो बोल रहा है कि मैं नहीं देना चाहिए। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। कंप्यूटर का आविष्कार मानव का वह हथियार है जिसने मानव जीवन को सरल व सुगम बना दिया है। आज कंप्यूटर के प्रयोग से मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य आदि में विकास की गति बढ़ी है, लेकिन बचपन से ही बच्चों को कंप्यूटर सिखाने से वे अपना सारा समय कंप्यूटर में व्यतीत करते हैं, जो उनके शारीरिक विकास में बाधक है। अब मैं आप सभी का ध्यान कंप्यूटर से होने वाली हानियों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। कंप्यूटर और मोबाइल फोन की स्क्रीन लगातार देखने से सबसे ज्यादा हमारी आंखों को हानि होती है। इस तरह से यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। कंप्यूटर के आने से बेरोजगारी की समस्या और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि अनेक कंपनियां अपना अधिकतर काम इसके द्वारा व रोबोट की सहायता से ही कर रही हैं। अगला है, लोगों के बीच के मधुर संबंध समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से मिलकर अपना समय व्यतीत करने की बजाय फेसबुक, व्हाट्सएप एवं चैट बातचीत करना अधिक पसंद करते हैं। यहाँ तक कि एक ही घर के सदस्य आपस में बातचीत करने की बजाय फोन पर बाहर के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत करने में अधिक व्यस्त रहते हैं। कंप्यूटर पर उपलब्ध इंटरनेट से डाटा चोरी होने का खतरा सदैव बढ़ता रहता है। मान्यवर, अभी विपक्ष वाला बोल रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि हमारा बचपन खुशहाल होगा तभी हम अपने भविष्य को सुखद व समृद्ध बना सकते हैं। अब आओ करें 11। आपके विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है, जिसका विषय है चलचित्रों का हमारे समाज पर प्रभाव। अब आप सभी इसके लिए किसी एक पक्ष का चुनाव करते हुए अपने विचार जो है आपको लिखना है ना। तो आओ करें 11 आपको होमवर्क में करना है। और मेरी बारी जो 7, मतलब ये मेरी बारी 7 में देखिए, इंटरनेट के कारण वर्तमान समय में सभी देश एक गांव के रूप में सिमट गए हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इंटरनेट के पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हुए इस पर वाद विवाद तैयार कीजिए। जो आपसे बनेगा तो इसको कीजिएगा और नहीं बनेगा तो हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पर पीछे पेज पर रख लीजिए 76 नंबर का। इसके लिए आप नीचे दिए गए बिंदु का सहारा ले सकती हैं। यानी 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, आओ करें 11। साथ ही स्वयं में कुछ बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। जैसे पक्ष में क्या क्या बिंदु बना सकते हैं? साहित्य की महत्वपूर्ण विधा, मनोरंजन और ज्ञानवर्धन का श्रेष्ठ साधन, समाज का दर्पण, समाज को नई दिशा दिखाने में सक्षम। और विपक्ष के लोग, उसमें फर्स्ट बिंदु रहेगा युवाओं को गुमराह करने वाला साधन, फैशन के नाम पर अभद्र व अश्लीलता को प्रस्तुत करने वाला साधन। फिर थर्ड में रहेगा भारतीय फिल्मों पर पाश्चात्य संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव दिखाना। और फोर्थ रहेगा देश की संस्कृति और गौरव को चोट पहुंचाने वाला साधन। तो ये आपके विषय रहेंगे, है ना। तो इसको आप जो है करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सोच और बताओ। खेल जहाँ एक तरफ हमारा मनोरंजन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये हमें स्वस्थ रखने में भी सहायक होते हैं, लेकिन खेलों में चोटें भी लगती है। कई बार ये चोटें जानलेवा साबित होती है। कक्षा में किसी एक खेल व उससे लगने वाली चोट और बचाव पर चर्चा कीजिए और बताइए, जैसे खेल का नाम और उससे बचाव, है ना। फिर हमें ख्याल में आता है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में खेलों की भूमिका। फर्स्ट में खेल शारीरिक और क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देते हैं, खेल संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देते हैं, खेल कल्पनाशीलता सृजनात्मकता को बढ़ाते हैं, खेल आपसी सहयोग और टीम भावना का विकास करते हैं, खेल सामाजिकता को बढ़ावा देते हैं, खेल भावनात्मक विकास को बढ़ावा देते हैं, खेल प्रतिस्पर्धा की भावना को और संघर्ष की क्षमता का विकास करते हैं, खेल ध्यान केंद्रित करने, फोकस की शक्ति को
बढ़ाते हैं, खेल व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होते हैं। तो आज जो है आपका चैप्टर ये गुल्ली डंडा जो है समाप्त हो चुका है। अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। आज की कक्षा में ही समाप्त कर लें। आप लोगों को होमवर्क में आओ करें 11 और मेरी बारी जो है 7 आपको करना है। धन्यवाद बच्चों।